Good evening, beta. Very good evening to all of you. Good evening. Good evening. How the things are going on? Study is going well. वेक्टर की सारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज हो गई आप लोगों की? असाइनमेंट लेवल 1 और 2 का क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि आप लेवल 2 कर लेंगे ना, तब आपको लेवल 3 मैं दूंगा। लेवल 1 लेवल 2 ठीक ठीक है। लेवल 1 ऑलमोस्ट डन। ग्रेट ग्रेट। तो लेवल 2 में भी आई थिंक 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप लेवल 2 को भी फटाफट फिनिश करो। ठीक है। तो एज आई सेड इन द लास्ट क्लास दैट आज की क्लास में बेसिकली हम लोग वेक्टर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व वेक्टर इक्वेशंस, लाइक व्हाट इज वेक्टर इक्वेशन एंड हाउ डू वी सॉल्व इट, हाउ टू फाइंड द अननोन्स व्हिच आर आस्क्ड इन द वेक्टर इक्वेशंस। तो आप हेडिंग देंगे सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस। तो पहले वेक्टर इक्वेशन क्या है ये समझ लेते हैं और फिर हाउ टू सॉल्व वेक्टर इक्वेशंस। अब ये जो वेक्टर इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस होगी। ठीक है। तो क्योंकि हम इन 3D व्हाट वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट, विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी वेक्टर के फॉर्म में होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो भी वेक्टर के फॉर्म में होगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर की अगर बात करें, वो भी वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो हाउ टू राइट द वेक्टर इक्वेशन एंड देयरफॉर हाउ टू कन्वर्ट दैट वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन, ये बहुत कॉमन सी फिनोमेना होगी इंटायर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो हम पहले वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं विदाउट एनी रेफरेंस टू 3D, प्योरली वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना सीखने जा रहे हैं पहले। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे व्हाट इज वेक्टर इक्वेशन। एनी रिलेशन, एनी इक्वेशन are sometimes inequality in the form, means a relation in the form of equation or inequality which involves some known vectors like I cap, j cap, k cap or abc, which are given vectors, as well as some unknown vectors like x, y, z vector or r vector, kuch s vector, t vector, and some known scalar or unknown scalar is called vector equation. So any relation between given known and unknown vectors and scalar is called vector equation. And usually a vector equation represents something. It can represent a straight line, or it can represent some curve, or it can represent some surface or some region, some volume, some region in the space. वो ऐसा कुछ भी इस मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते थे ना। तो कार्टेशियन इक्वेशन में जो एक्स वाई होता था, उसी को अगर हम एक पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट कर दें, तो वही वेक्टर इक्वेशन हो गया। तो एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है तो एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी हो सकता है। एक सर्कल का कार्टेशियन इक्वेशन होता है तो एक सर्कल का वेक्टर इक्वेशन भी हो सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि जहां x y होगा वहां पर r होगा। जहां पर एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन होता था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, वहां पर अब एक वेक्टर में एक इक्वेशन आएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेट करूं कि सपोज करो आई एम टॉकिंग ऑफ अ लाइन which is passing through a point A। एक लाइन है जो किसी पॉइंट A से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर नोन है स्मॉल a, या जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक है। हाँ बेटा, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि वॉइस में थोड़ा सा इश्यू है तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्या इश्यू आ रहा है वॉइस में, वैसे बताओ थोड़ा स्पेसिफिक।
क्योंकि from my end there is no problem seen. अभी ठीक है क्या? ओके, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज वी हैव अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड in the in direction of or in parallel to some vector b। समझ रहे हो? एक वेक्टर दिया हुआ है b, जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन, क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 11th में आपने पढ़ा होगा एक पॉइंट दिया रहता था और स्लोप दिया रहता था, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए स्लोप देते थे और पॉइंट का कोऑर्डिनेट देते थे। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ और एक डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर दे दिया। तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम बोलेंगे चलो इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट हो सकता है एक्स वाई जेड, वेरिएबल है। बट उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मान लो अगर मैं आर एज्यूम कर लूं, मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आर है, तो आप क्या बोलोगे? भाई अगर ये ओरिजिन है सपोज करो, तो ये अगर यहां ओरिजिन है तो ये वेक्टर आर वेक्टर हो गया और ये वाला ए वेक्टर ओ ए इज ए वेक्टर हो गया एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, एंड ओपी इज आर वेक्टर अगर ये ओ है तो। अब वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर अब इस पूरे डिस्कशन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने जो जो कुछ भी बोला, मैंने बोला कि आर एक वेरिएबल वेक्टर है, वेरिएबल पोजीशन वेक्टर है। ए एक फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और बी एक फिक्स्ड गिवन वेक्टर है। तो मुझे इस वेरिएबल, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के लिए एक इक्वेशन लिखना है, जिस इक्वेशन से हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिटरमिन कर सके, पॉइंट लाइन पर कहीं भी लाई करता हो। आई विल से दैट यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, OP vector can be always written as OA vector plus AP vector. Agreed or not? Can we write that OP vector is nothing but OA vector plus AP vector? But you know, OA vector is a fixed vector, but AP vector is a variable vector. तो ये जो वेक्टर AP लिख रहे हैं ये एक वेरिएबल वेक्टर है, ये P पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो do you think that AP vector is parallel to B vector? Wherever P goes, P can lie anywhere on this line. AP will always remain collinear with B because B is the vector along the line. So I can write AP as lambda B. So OP vector, that is R vector, is equal to A vector plus lambda times B vector, where lambda is a real scalar. Lambda belongs to minus infinity to infinity, any real number. So can't you see that this is an equation which involves a known vector A and a known vector B and a variable vector R and a variable parameter, real scalar parameter lambda? तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सिर्फ मैं ये एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में कि आपको थोड़ा सा सेंस हो कि जब मैं बोल रहा हूं वेक्टर इक्वेशन तो उसका क्या मतलब है, व्हाट मीनिंग इट एक्चुअली कन्वेज। ठीक है, अब ये लाइन जरा दोबारा पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि आपको सेंस थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं। A relation between given known and unknown vectors and scalars is called vector equation. Yes,
एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सम फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, एस वेक्टर विच इज नोन वेक्टर, सम फिक्स्ड वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, मतलब ये अननोन वेक्टर है, ये नोन वेक्टर्स हैं, एंड सम पैरामीटर्स एक्स वाई एटसेट्रा इक्वल टू 0, या लैम्डा म्यू ऐसा इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन को हम वेक्टर इक्वेशन बोल रहे हैं। तो कैन आई चेंज इट? इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरह से एक और सिचुएशन आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो ऐसा एक प्लेन है, ठीक है। 3D जब करते समय ये सब बातें आपके सामने फिर से आएंगी, तो वहां पर आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। जैसे मान लो सपोज करो एक प्लेन है इस तरह से। अब इस प्लेन का मतलब क्या है? दिस प्लेन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इजंट इट? प्लेन क्या है? एक लोकस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो ये इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट का अपना कुछ पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर इस प्लेन में एक वेरिएबल पॉइंट ले लें तो उसका पोजीशन वेक्टर p मान करके उसका पोजीशन वेक्टर अगर हम r लिखें, तो क्या लिखेंगे आप? प्लेन का पोजीशन वेक्टर, मतलब प्लेन नहीं, ये पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर अगर r है, मान लो ये प्लेन किसी पॉइंट a से पास कर रहा है, या ओरिजिन से ही पास कर रहा है, सपोज करो a ओरिजिन है, तो O एक फिक्स पॉइंट है, P एक वेरिएबल पॉइंट है, और मान लो इस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर है n, यूनिट वेक्टर है n, जो इस प्लेन के नॉर्मल है। अब जरा देखो ध्यान से कि P पॉइंट इस प्लेन में कहीं पर भी लाई करे, OP वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा, और अगर OP इस प्लेन का वेक्टर है तो OP और n कैप हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर n कैप, देयरफॉर OP डॉट n कैप 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और OP वेक्टर, मान लो ये P का पोजीशन वेक्टर R है और O तो ओरिजिन है, तो R डॉट n 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आ गया। इट इज इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through origin, passing through 0 0 0 and perpendicular to a unit vector n which is lx li cap plus mj cap plus nk cap, मान लो li cap plus mj cap plus nk cap, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये तुम्हारा जो n वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है lmn। अब r वेक्टर क्या है? मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है xyz, तो यहीं से आपके पास एक और इंफॉर्मेशन आएगी, देखो ध्यान से, x इंटू एल प्लस m इंटू वाई प्लस n इंटू जेड इक्वल टू 0। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, इसी प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। इट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कि वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, और वेक्टर इक्वेशन क्यों, वेक्टर इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन कैसे आता है, और वेक्टर इक्वेशन क्यों आता है। क्योंकि वेक्टर इक्वेशन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जब तक हमें वेक्टर इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हम उसका कार्टेशियन इक्वेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो 3D में, स्पेस में कोई सरफेस है, कोई प्लेन है, कोई लाइन है, कोई कर्व है, तो उसका इक्वेशन लिखने के लिए हमें वेक्टर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो this is about what is vector equation, what does it represent, and how it is derived, and how it helps to give you a Cartesian equation of something.
अब ये डिस्कशन तो आपका आगे चलेगा 3D ज्योमेट्री में, तो मैं वहां भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। समझ में आ गया वेक्टर इक्वेशन क्या है? एनी रिलेशन बिटवीन सम नोन फिक्स्ड वेक्टर्स, सम अननोन वेक्टर्स, सम नोन स्केलर्स एंड सम अननोन स्केलर्स इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। फॉर इंस्टेंस, अभी आपको समझ में आ गया कि r इज a प्लस लैम्डा b एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, जो लाइन a पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर a है और जिसके पैरेलल वेक्टर है b। तो b डायरेक्शन वेक्टर है और a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से लाइन पास कर रही है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं r डॉट n इक्वल टू d, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है n। तो n उसके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, r उस प्लेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब आते हैं कि वेक्टर इक्वेशन को समझ लिया, तो हाउ टू सॉल्व अ वेक्टर इक्वेशन, तो लिखेंगे सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। अब सॉल्विंग का मतलब क्या है? अगर किसी इक्वेशन में ये अननोन वेक्टर हैं, तो सॉल्विंग मतलब अननोन वेक्टर की वैल्यू बताओ। अगर किसी इक्वेशन में अननोन स्केलर है, तो सॉल्विंग मतलब अननोन स्केलर की वैल्यू बताओ। यही दो बातें हो सकती हैं और तीसरी बात तो हो नहीं सकती। तो पहला केस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हेन द वेक्टर इक्वेशन इज गिवन कंसिस्ट ऑफ सर्टेन अननोन्स, और आपसे वो स्केलर अननोन्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, स्केलर अननोन की। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन फॉर स्केलर अननोन्स। अब स्केलर अननोन का मतलब क्या? मान लो किसी वेक्टर इक्वेशन में दो स्केलर अननोन है, एक्स एंड वाई। तो स्केलर अननोन के लिए सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट कि आप स्केलर इक्वेशन बनाओ। अगर दो अननोन स्केलर है तो मुझे दो लीनियर इक्वेशन चाहिए उन दोनों अननोन को कनेक्ट करता हुआ, और दो लीनियर इक्वेशन से हम कोई भी स्केलर, दो स्केलर का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें तो वेक्टर इक्वेशन गिवन होगा और हमें एक स्केलर इक्वेशन बनाना है। कितने स्केलर इक्वेशन बनाने हैं? जितने अननोन है। तो उसके लिए क्या करते हैं? डॉट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वेक्टर इक्वेशन में किसी सुइटेबल वेक्टर से डॉट लेते हो तो एक स्केलर इक्वेशन बन जाता है। और जितने अननोन स्केलर हैं इक्वेशन में, उतने लीनियर इक्वेशन मुझे बनाने हैं। तो पहला स्टेप लिखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द स्केलर अननोन्स, try to get as many linear scalar equations as the number of unknowns। दो अननोन है तो दो लीनियर इक्वेशन बनाओ, तीन अननोन है तो तीन लीनियर इक्वेशन बनाओ, चार अननोन है तो चार लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको उतने नंबर ऑफ नोन वेक्टर्स से डॉट लेना पड़ेगा। तो बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द वेक्टर इक्वेशन विद सुइटेबल नोन वेक्टर्स। सुइटेबल नोन वेक्टर्स मतलब कि मान लो किसी इक्वेशन में ए बी सी नोन वेक्टर हैं, तो आप ए से डॉट ले सकते हो, बी से डॉट ले सकते हो, सी से डॉट ले सकते हो, ए क्रॉस बी से डॉट ले सकते हो, बी क्रॉस सी से डॉट ले सकते हो, सी क्रॉस ए से डॉट ले सकते हो। ये आपके पास फ्रीडम होगी कि आप ए बी सी या उनके पेयर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा वो भी नॉन वेक्टर होगा, तो उससे डॉट ले सकते हैं। तो टेकिंग डॉट विद ए बी सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, दिस इज ओनली गाइडलाइन आई एम गिविंग यू, और कुछ नहीं बता रहा हूं कि यही है, यही करना है आपको। अब चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया, सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। तो ये एक आप देख सकते हो एक लीनियर वेक्टर इक्वेशन है, लीनियर वेक्टर इक्वेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है a b c वेक्टर का। इसमें अननोन क्या है? इसमें ए बी सी अननोन नहीं है। ए बी सी आर गिवन नॉन जीरो वेक्टर, ए बी सी नॉन नल वेक्टर्स हैं और गिवन वेक्टर्स हैं, मतलब ए बी सी नोन है। ए बी सी के टर्म्स में आंसर बताना है। किसके लिए सॉल्व करना है? एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और एक्स वाई स्केलर्स हैं। तो भाई दो हमें क्या करना है? हमें दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। अब दो लीनियर इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है? अब वो देखो, ये तीन अननोन है, तो हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए
एंड बी, मान लो ए और बी से डॉट ले लिया, ठीक है, आप बी और सी से ले सकते हैं, आप ए और सी से लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, बट ए और बी से डॉट लिया तो क्या आएगा इसी इक्वेशन में, तो ए से डॉट लिया तो आएगा ए डॉट ए टाइम्स एक्स वेक्टर प्लस ए डॉट बी टाइम्स वाई वेक्टर इज इक्वल टू, वाई वेक्टर नहीं, वाई सॉरी, एक्स इज नॉट वेक्टर, इक्वल टू ए डॉट सी। दिस इज वन इक्वेशन। अब अगर आपने बी से डॉट लिया तो क्या आएगा, सेम इक्वेशन में बी से डॉट लिया, कौन से इक्वेशन में ये सब डॉट डॉट ले रहे हैं भाई, ये जो गिवन इक्वेशन है इसी में, तो बताइए जरा क्या आएगा, बी से लिया तो आएगा ए डॉट बी एक्स प्लस बी डॉट बी वाई इज इक्वल टू बी डॉट सी। बी से राइट डॉट तो कैसे भी ले सकते हैं लेफ्ट साइड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव है। नाउ डोंट यू हैव टू इक्वेशंस विच आर लीनियर, दो स्केलर इक्वेशन बन गए, अब दोनों को सॉल्व करना है। अब दोनों को सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं भाई, तो डेल्टा वन, तीन डिटर्मिनेंट है, डेल्टा वन क्या है और डेल्टा टू क्या है और डेल्टा क्या है, तो पहले डेल्टा, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डेल्टा क्या है, ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर, चलो अभी ए डॉट ए लिखो, डोंट राइट दैट वे, राइट, ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए एंड बी डॉट बी, ये डेल्टा आ गया। अब डेल्टा वन क्या आएगा, डेल्टा वन आएगा तुम्हारा, फर्स्ट कॉलम को इससे डिवाइड कर दो, इससे रिप्लेस कर दो, ए डॉट सी बी डॉट सी एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज रखो, ए डॉट बी एंड बी डॉट बी, एंड डेल्टा टू क्या है बेटा, डेल्टा टू, सेकेंड कॉलम ऑफ डेल्टा इज रिप्लेस बाई दिस, राइट, तो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम इज ए डॉट ए एंड बी डॉट ए एंड यहां पर आ जाएगा ए डॉट सी एंड बी डॉट सी। नाउ व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नो रिगार्डिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल बोलता है कि एक्स की वैल्यू आ गई डेल्टा वन बाई डेल्टा और वाई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टू बाई डेल्टा, सो यू गॉट द आंसर। इज दैट क्लियर? सो ये प्रोसीजर हो गया कि कैसे आप फाइंड करेंगे एक्स और वाई यूजिंग सच सिचुएशंस। तो ये मेथड समझ में आना चाहिए, जो मेथड यहाँ डिस्प्ले किया गया, ये बात, ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलें क्वेश्चंस पे। ये वाली कहानी, ये काम के लिए हमें क्या क्या बोला गया करने के लिए, तो बोल गए कि इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एंड दिस, ये जो बात बताई गई ये बिल्कुल इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या हम यहाँ पर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए वगैरह से भी डॉट ले सकते थे क्या? तो दिक्कत ये है कि अगर मैं ए क्रॉस बी से डॉट लेता हूं तो ये ए बी के प्लेन का वेक्टर है, एक्स ए प्लस वाई बी इज अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए बी, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी, तो डॉट लेते ही लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, तो एस टी पी एबीसी जीरो हो जाएगा। वो तो एनीवे होना चाहिए क्योंकि एबीसी कोप्लेनर है तो एस टी पी एबीसी जीरो होगा, बट मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए से डॉट लेना यहां पर इस पर्टिकुलर केस में बेनिफिशियल नहीं है। तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, केस 2 पे चलते हैं। स्केलर इक्वेशन के लिए, स्केलर अननोन के लिए सॉल्व करने का वही तरीका जो मैंने आपको बता दिया, दिस इज द ओनली वे, सो रिलाई अपॉन दैट, राइट। केस 2 है सॉल्विंग अ वेक्टर इक्वेशन फॉर अननोन वेक्टर
and there is only one unknown vector. If there is a single unknown vector in the vector equation, then how to solve that vector equation? एक unknown vector है, तो मैं बोलूंगा कि अगर सिंगल अननोन वेक्टर, जैसे लाइन का इक्वेशन था तो r अननोन वेक्टर था, प्लेन का इक्वेशन है तो r अननोन वेक्टर है, सिंगल अननोन वेक्टर अगर है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा कि आप कोई तरीका मत फॉलो करो और कोशिश करो कि एक अननोन वेक्टर है तो सुटेबली क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, क्योंकि डॉट लोगे तब तो स्केलर बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के ए बी सी से क्रॉस करना पड़े या ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए से क्रॉस करना पड़े, अगर ए बी सी उसमें गिवन वेक्टर है तो आप उतने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो उस वेक्टर को इन्वॉल्व करता हुआ और वहां से अपने आप आर की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। उसके लिए आपको मतलब एकदम बिल्कुल ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा और बिल्कुल इनोवेटिव कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ेगा। उसके लिए कोई मेथड मैं नहीं बता सकता, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। दूसरा तरीका है जो हमेशा अप्लाई हो सकता है, जिसमें आपको दिमाग कम लगाना है, एक एल्गोरिदम है, एक स्टेप्स का सीरीज है। क्या कि भाई आर अगर अननोन वेक्टर है एंड आपको पता है कि एनी वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो किसी भी वेक्टर को हम आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। तो आप एक मान लो कि आर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर जो जो गिवन है परफॉर्म करते जाओ और एक्स वाई जेड में इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लो पहले मेथड से, क्योंकि तब तो एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना, और एक्स वाई जेड तो स्केलर्स हैं, तो मेथड 1 से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप आर वेक्टर जो अननोन वेक्टर है उसको आप कोई भी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दो। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी 3 वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एक्स, आर वेक्टर इज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अगर मान लो उन्होंने दिया नहीं जी, दो ए और बी दो वेक्टर से दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉन कोलिनियर है, तो आप आर वेक्टर को लिख दो एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी। बताया हुआ है सब कुछ पहले आपको मैं, और उसके बाद फिर प्रोसीड करो। तो एक मेथड जो एल्गोरिथम वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप मैं बोल रहा हूं क्या, एक्सप्रेस द अननोन वेक्टर आर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नोन नॉन कोप्लेनर वेक्टर, मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और वो कुछ ऐसे लिख सकते हो, या तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर कोई भी नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब आप ऐसे ले लेंगे, बट अगर गिवन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स सी वेक्टर। कब, if given a b c are linearly independent, या r vector is x times a vector plus y times b vector plus z times a cross b vector, ऐसा भी ले सकते हो। ये कब लोगे, if given a and b नॉन कोलिनियर। याद करो, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और इनका क्रॉस से एक तीसरा वेक्टर आ गया, तो ए बी और ए क्रॉस बी नॉन कोप्लेनर हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। और एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो आपकी मर्जी है, सिचुएशन के हिसाब से आप या तो ऐसे ले लेना या तो ऐसे ले लेना या तो ऐसे ले लेना। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप तो समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब प्रॉब्लम चेंज हो गई। केस टू में हमें लीनियर, हमें किसके लिए सॉल्व करना था, हमें अननोन वेक्टर के लिए सॉल्व करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, अननोन स्केलर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब तो एक्स वाई जेड डिसाइड करना है, आपको पता करना है कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज जेड। तो स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2
Now solve for scalar unknowns x, y, z using method 1, मेथड इन केस 1 जो डिमॉन्स्ट्रेटेड है केस 1 में। तो केस 1 में जो मेथड हमने फॉलो किया उसी मेथड को फॉलो करो, मतलब कि अब आप सुइटेबल, अगर 3 अननोन स्केलर है तो 3 लीनियर इक्वेशन बनाओ, डॉट प्रोडक्ट लेकर के फिर सॉल्व करो। तो ये हो गया आपका साहब कि एक सिंगल अननोन वेक्टर के केस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे। सॉल्व द स्केलर अननोन टू फाइंड एक्स वाई जेड यूजिंग गिवन कंडीशन। बट एक सजेशन दे रहा हूं मैं कि मेनी अ टाइम्स वी विल नॉट फॉलो दिस एल्गोरिदम। Sometimes we will directly solve the given equation by analyzing the situation and observing some specific property using the vectors and product of vectors. तो क्वेश्चन देख करके समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड एंड फास्ट रूल बता रहा हूं। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो, जब ये ना हो तो ये एल्गोरिदम तो बताएगी आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर अननोन वेक्टर r satisfying the equation r डॉट a 0, मतलब r एक अननोन वेक्टर है, बोल रहे हैं उसका किसी गिवन वेक्टर a से डॉट 0 है। ये 0 वेक्टर नहीं बेटा, 0 स्केलर है, प्लीज करेक्शन कर लेना, ठीक है। एंड r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, दिस इज ऑल गिवन। इसका मतलब है कि उन्होंने दिया कि a और b दो फिक्स्ड वेक्टर्स हैं, गिवन है। a और b गिवन वेक्टर्स हैं और आपको ये दो इक्वेशन गिवन है कि r का a से डॉट 0 है और r का b से क्रॉस a क्रॉस b के इक्वल है। अब करो भाई, सॉल्व करो इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तब एक मेथड तो वाला है ही, ये वाला मेथड तो है ही। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि इसको मत फॉलो करो। क्या आपके पास में कोई और तरीका है सोचने का? कैन यू थिंक ऑफ दिस इक्वेशन, some way, some method by which you can determine r without going through this process? और अगर आपको ये ना समझ में आए, कोई मेथड ना समझ में आए, तो मैं क्लियर कट बोलूंगा, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट बैक, जंप अपॉन दिस मेथड एंड गो अहेड एंड कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि मैं बताऊंगा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो मैं बता दूंगा कि ऐसे भी कर सकते थे। चलो जल्दी सोचो, फटाफट देखते हैं आप क्या करते हैं। जो गिवन है उससे कुछ स्ट्राइक हो रहा है, कुछ आप वहां से कंक्लूड कर पा रहे हो? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है। एनी डेवलपमेंट? एंगल बिटवीन E and A, R and A is 90, ठीक है। R is perpendicular to A, that's very true, ठीक है। और
ये तो सबको पता है बेटा कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. इतना ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगा तो कैसे चलेगा. बट क्या इसके अलावा भी कुछ रिमार्केबल बातें आपको वहां से कुछ रियलाइज हो रही हैं? आरव ने बोला बी वेक्टर एंड आर माइनस ए आर पैरेलल. दिस इज समथिंग विच इज रियली गुड. दिस इज अ गुड, सब्सटेंशियली गुड. हाँ ठीक है. शिवानी ने भी बोला बी इज पैरेलल टू आर माइनस ए. चलो बी इज पैरेलल टू आर माइनस ए. तो मैंने बोला कि फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी. अब ये बिल्कुल हम लोग जो ऑब्जर्व हो रहा है वहां से कर रहे हैं, कोई मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं स्ट्रेट अवे. एंड इसको मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर. अब ये आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हुआ तो बी आर माइनस ए क्रॉस बी है जी, ये इज इक्वल टू 0 वेक्टर. दो वेक्टर का क्रॉस 0 है, इसका मतलब वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं. तो इससे आ गया कि r माइनस ए वेक्टर हमारा जो है वो b के पैरेलल है. इट इज पैरेलल टू b या कोलिनियर टू b. अब जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है. तो यहां से आ गया कि r माइनस ए मस्ट बी क्या, लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू a vector plus lambda times b vector. Now we need to determine the value of lambda only. तो यहां तक तो कंक्लूजन हो गया इतने से ही. अब how to get lambda, तो उसके लिए have you utilized all the information given in the problem? Not it. प्रॉब्लम में जो जो बात बताई गई थी सारी चीजों का इस्तेमाल तो अभी हमने नहीं किया. हाँ, एक ये वाली बात जो थी जो दीक्षांत बाबा ने बोला कि ये आर और ए परपेंडिकुलर है, वो अभी भी नहीं यूज किया. लेट्स यूज इट. तो आप क्या बोलेंगे? ऑल्सो आर इज परपेंडिकुलर टू ए. तो आर डॉट ए 0 होना चाहिए था. आर डॉट ए 0 किया हमने. यस. तो यहां से आ गया 0 इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी. ए से डॉट लिया पूरे इक्वेशन का. एंड देयरफॉर यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज नेगेटिव ऑफ ए डॉट ए अपॉन ए डॉट बी. अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर हमने यहां पर फीड कर दी तो आपका फाइनल आंसर आ गया जी. व्हाट इज आंसर? दैट द वेक्टर आर शैल बी रिटन एज अ वेक्टर ए माइनस mod a square upon a dot b times vector b. And this is the answer for this question. लिखने के लिए आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है. आप ऐसे ही रहने दो तो चलेगा. अगर ए और बी के बीच में एंगल दिया होता तो मॉड ए कैंसिल हो जाता, मॉड बी से यहाँ बी कैप हो जाता और कॉस थीटा जो है वो नीचे आ जाता. तो थोड़ा और सिंपल वर्जन में जा सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो विल कीप इट हियर, विल लीव इट हियर. राइट. ठीक है जी, बात समझ में आई? मतलब ये जो प्रोसेस हमने किया उसमें हमने प्राइमरली इस सजेशन का ध्यान रखा कि sometimes we can directly solve the given equation by analyzing the relation between given unknown vectors using properties of vectors. ठीक है साहब. बट अगर कोई मेरे से बोलता है पराशर साहब आप जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब फंडामेंटल बेसिक बातें बताई जाती है ना तो उसमें आप बहुत बेहोश होके काम करते हैं. उसमें आपको लगता है कि ये सब बातें तो मुझे आती हैं तो मैं इसको सुनूं क्यों. और ये वजह है कि हमेशा व्हेन द चैप्टर गेट्स फिनिश्ड यू ऑलवेज गेट स्टक एट सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस जो बहुत बेसिक बातें हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललिज्म? क्या पैरेलल वेक्टर? अनम्यूट करो अपने आप को जरा, मुझे बताओ तो
तुम हर क्लास के अंदर में इस तरह की बातें पूछते हो, अच्छी बात है, बट ये बातें जिस समय मैं डिफाइन कर रहा होता हूँ पैरेलल क्या है, कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है, तब तुम्हारा ये जो अकल का घोड़ा है वो दौड़ता नहीं वहां पर, है ना। और जब पूरी कहानी खत्म हो जाती तब तुम पूछते हो कि राम कौन था, रामायण खत्म हो गई, फिर बोलेंगे राम कौन था, सीता किसका बाप था, ऐसे अनाप शनाप बातें तुम पूछने लगते हो। चलो बोलो, अनम्यूट करो दीक्षांत बाबा। हाँ यस बोलो बोलो। सर पैरेलल है तो कोलिनियर कैसे होगा? कोलिनियर की डेफिनेशन क्या थी, कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई गई थी, बोलो बेटा। कोलिनियर मतलब क्या कहते हैं, जो सेम लाइन ऑफ ये एक्शन। क्या क्या कहते नहीं है, बहुत डेफिनेशन का मतलब होता है कि बड़ा ही बहुत स्ट्रिक्ट वे है डेफिनेशन का, कि एक स्टेटमेंट जो उस बात को कंप्लीटली क्लैरिफाई करे। तो दो वेक्टर या सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कोलिनियर तब बोलते हैं जब वो सभी की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो या उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू सिंगल लाइन हो, एक लाइन के पैरेलल हो। क्योंकि वेक्टर फ्री वेक्टर होते हैं तो फ्री वेक्टर को डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे केस में कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी हो गया, क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसको स्लाइड करके पैरेलली उसकी लाइन पे भी ले जा सकते हो। तो एक्सेप्ट द पोजीशन वेक्टर, पैरेलल वेक्टर पोजीशन वेक्टर में तो पैरेलल हो ही नहीं सकता, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दो पोजीशन वेक्टर पैरेलल हो? क्योंकि जब पैरेलल होंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन से। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर में कोलिनियरिटी एंड पैरेललिज्म में कोई फर्क आया? पैरेलल का मतलब क्या, उनके बीच का एंगल 0 हो या 180 हो, वहां भी कोलिनियर हो जाएंगे क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। और कोलिनियर मतलब तो कोलिनियर होता ही है। तो पैरेलल कोलिनियर आर सेम। इज दैट क्लियर? यस थैंक यू सर। चलो भाई वापस चलते हैं। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट रेजिंग सच फंडामेंटल क्वेश्चंस, आई लव इट, बट यूजुअली हर चीज का एक सही वक्त होता है बेटा। जब जिस समय आपके साथ वो बेसिक बातें डिस्कस हो रही है, मैं सभी से बात कर रहा हूं ये, तो उस समय आप खूब क्रॉस क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें क्लैरिटी होती है फिर। ठीक है, तो उस समय आप क्या करते हैं ना कि उस समय आप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो फिर हमें भी लगता है यार कि क्या है, लगता है कि हम बहुत बेसिक बातें पता कर रहे हैं और बच्चे बहुत विद्वान हैं, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी ये सब बता के और क्वेश्चन पे आओ जहां पर तुम्हें इंटरेस्ट आया, लगता है आप बोर हो रहे हो, है ना। तो लेकिन अगर उसी पॉइंट पर आप डिस्कस करने लगते, आर्ग्यू करते कि अच्छा ये पैरेललिज्म, कोलिनियरिटी, ये ऐसा क्या है वैसा क्या है, तो वहां डिस्कशन भी हेल्दी हो जाता है, सारी बातें क्लियर भी हो जाती, कंफ्यूजन भी खत्म हो जाते हैं, और हमें भी रशअप करने की जरूरत नहीं पड़ता उस जगह पर। हमें भी ऐसा नहीं फील होता कि नहीं आप बिल्कुल सो गए हो। बट एनीवे कोई बात नहीं है, अभी आ जाओ, देर आयत दुरुस्त आयत, क्लियर होना चाहिए। अब बात कर रहे थे कि इसको अगर डायरेक्टली करते तो नहीं कर सकते थे क्या? डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट करते तो ऐसे करते कि r इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a और b दो वेक्टर इसमें गिवन है, तो बोलते कि बोलो क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू a वेक्टर x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर, ऐसा ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको r डॉट a 0 दिया हुआ है, उसको यूज करते, b से करते, और फिर x और y और z की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते थे। a है, b है, a क्रॉस b है, डॉट लेकर के करेंगे आपको अल्टीमेटली, ठीक है। तो वहां से भी प्रोसेस करेंगे तो भी आंसर आएगा। अब करके देखना, जैसे अगर अगर इसको आप a क्रॉस b से डॉट लेते हैं, क्योंकि आंसर जो आपने आया देखो उसमें एक a क्रॉस b नहीं आया, a क्रॉस b से डॉट लेते तो क्या आता? तो यहां देखो a क्रॉस b से डॉट में ये तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो यहां आ जाता r क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू z टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, सॉरी चलो ठीक है, r क्रॉस a क्रॉस b z टाइम्स a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस b, a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस b, ऐसा आ जाता है।
यहां से आता r डॉट b इंटू ए माइनस r डॉट ए इंटू बी। तो एक रिलेशन यहां से आता कि r डॉट b इंटू ए वेक्टर माइनस r डॉट ए इंटू बी वेक्टर, और राइट साइड में कुछ आ जाता है। फिर अब a से डॉट लेते तो r डॉट a क्या आता, r डॉट a इज x इंटू मॉड a का होल स्क्वायर प्लस y इंटू a डॉट b प्लस ये 0 हो जाता a से डॉट लेने पर। और यहां से देखो आंसर ही आता, r डॉट a दिया हुआ था 0, तो यहां से आपके पास में अपने आप आ जाता है कि x टाइम्स a स्क्वायर प्लस y टाइम्स a डॉट b इज सो, तो x अपन y की वैल्यू आ जाती है, y x के फॉर्म में आ जाता, और फिर इसी इक्वेशन में सॉल्व कर देते। अभी इसका भी यूज करते हैं, है ना। तो जो जो इंफॉर्मेशन आ रही ऐसे एक इक्वेशन और बना लेते, तो ये यहां से भी सॉल्व होता, z की वैल्यू 0 निकाल करके सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करेंगे ऐसे वाले मेथड से भी। इसका आंसर करो जल्दी से, लगभग वैसे ही देखना है कि कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्विक। जैसे पिछले वाले मेथड में ये था ना तुम्हारा r क्रॉस a इज इक्वल टू आई थिंक b क्रॉस a था, यही था। r क्रॉस a r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b था। ओके, तो एक तरीका और भी था, अगर आप क्रॉस ले लेते, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ए वेक्टर से अगर क्रॉस ले लें तो क्या आएगा। रीजन क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्रॉस लेने से यहां पर VTP बनेगा और VTP लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन बना तो r की वैल्यू निकलने के चांसेस होंगे। तो आपने इसको ऐसा लिखा, ए वेक्टर क्रॉस r क्रॉस b इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस a क्रॉस b। तो यहां से अब आएगा a डॉट b वेक्टर डॉट विद फार्दर टाइम्स लीनियर, तो आएगा a डॉट b वेक्टर टाइम्स r वेक्टर माइनस a डॉट r वेक्टर टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट b वेक्टर टाइम्स a वेक्टर माइनस a डॉट a वेक्टर टाइम्स b वेक्टर। दोनों साइड में क्रॉस लिया आपने। अब यहां देखो, ये तो a डॉट r तो 0 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से आ गया कि r वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई a डॉट b इज इक्वल टू, आ रहा है ना, a डॉट b टाइम्स a वेक्टर माइनस a डॉट a टाइम्स b वेक्टर, और डायरेक्टली आंसर नहीं आ गया। r वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट b से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, a वेक्टर माइनस मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a डॉट b टाइम्स b वेक्टर। तो ये भी एक और मेथड आ गया उसी क्वेश्चन में, मेथड 2 आ गया। और तीसरा वाला XYZ वाला मेथड तो है ही। चलिए ये वाला हो गया, कैसे किया इसको, एक मेथड तो वही है, r माइनस सी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर नल वेक्टर है, and therefore r minus c vector is collinear with b vector, and therefore r vector minus c vector का वैल्यू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर हो गया, तो r वेक्टर इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा b हो गया। और फिर बिल्कुल वैसे सॉल्व कर लिया जैसे आपने किया था। लैम्डा कैसे निकाला, टेकिंग डॉट विद ए, तो r डॉट a इज इक्वल टू c डॉट a प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट a,
आर डॉट ए 0 हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी डॉट ए अपॉन सी डॉट बी या बी डॉट ए, और ये वैल्यू के यहाँ डाल दो तो आर वेक्टर का आंसर आ गया। या यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। या यहां पर भी आप मतलब मेथड 2 और मेथड 3 अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप अपने आप कर लेना। मेथड 2 क्या है, टेकिंग क्रॉस विद, यहीं पर ये वाले इक्वेशन में टेकिंग क्रॉस विद ए, और यहां पर दूसरा क्या था कि आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं x टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। अब एक बार b से डॉट ले लो, एक बार मतलब अब आपके पास ए बी सी है तो आप सुटेबली ए बी सी से डॉट ले लेना और फिर 3 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। तो गोइंग टू नेक्स्ट, तीसरा तरीका क्या होगा। तीसरा, अगर मान लो किसी इक्वेशन में अभी क्या था, हमने अननोन स्केलर के लिए सॉल्व करने का मेथड सीखा, फिर अननोन वेक्टर है, एक अननोन वेक्टर है तो उसके लिए तरीका सीखा। अब अगर 2 अननोन वेक्टर हो गए तो पिछला तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे आप एक अननोन वेक्टर आर को तो लिख दिया था एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड ए क्रॉस बी, लेकिन अगर 2 अननोन वेक्टर हैं आर और एस तो आप एक्स वाई जेड 3 स्केलर लगेंगे पहले को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश करके 3 और स्केलर यूज करके दूसरे वेक्टर को लिखोगे तो 6 अननोन आ जाएंगे स्केलर के फॉर्म में, उनको सॉल्व करना टफ हो जाएगा। तो यहां पर आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट बात बताई जा रही है, मतलब जो पहला दूसरा मेथड था ना वो फॉलो करेंगे हम, तीसरा मेथड नहीं फॉलो करेंगे। तो क्या है, तो लिख दो, टू सॉल्व अ वेक्टर इक्वेशन विच हैज मोर देन वन अननोन वेक्टर। So to solve such equation consist of more than one unknown vectors, we take cross product with suitable known vectors such that there is a VTP vector triple product बने, और हर एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में ब्रेक कर देता है। तो जितने अननोन वेक्टर हैं उतने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिख दो, सो पहला स्टेप क्या होगा, टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन इक्वेशन विद सुटेबल नोन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर या उनके पेयर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से, एंड ट्राई टू मेक एज मेनी लीनियर combinations of unknown vectors as the number of unknown vector। एक unknown vector है तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही चलेगा, जैसे पीछे अभी किया था ना मेथड 2 जब मैं करके दिखाया पिछले क्वेश्चन में। 2 अननोन वेक्टर है तो 2 लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, 3 अननोन वेक्टर है तो 3 लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। एक बार ए क्रॉस बी से क्रॉस कर लिया डॉट ले लिया, एक बार बी क्रॉस सी से ले लिया, एक बार सी क्रॉस ए से क्रॉस कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर हर एक से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते जाओ फिर उनको सॉल्व करो। दूसरा स्टेप क्या होगा, देन सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ऐसा आ गया कि 3x वेक्टर प्लस 4y वेक्टर इज इक्वल टू मान लो b वेक्टर, ऐसे ही 4x वेक्टर माइनस 2y वेक्टर इज इक्वल टू 3c वेक्टर। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, y एलिमिनेट हो गया, x आ जाएगा, फिर y की वैल्यू x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, y वेक्टर आ जाएगा। तो जब आपका ऐसा लीनियर इक्वेशन बन गए तो सॉल्व करना मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेना। तो ये तो हो गया एल्गोरिदम की कैसे अप्रोच करना है। चलो लेट्स वर्क आउट अ प्रॉब्लम, तो ज्यादा क्लियर आएगा, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं करते हैं तब तक समझ में नहीं आएगा क्या करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन फॉर द वेक्टर एक्स एंड वाई। मतलब इन 3 इक्वेशन दिया हुआ है, a डॉट एक्स 1 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू ए वेक्टर दिया हुआ है,
x क्रॉस y इक्वल टू बी वेक्टर दिया हुआ और बोल रहे हैं ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x वेक्टर और y वेक्टर की वैल्यू बताओ। x वेक्टर क्या होगा, y वेक्टर क्या होगा, है ना। कितने अननोन वेक्टर हैं? आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, यू ट्राई टू रिप्लाई। हाउ मेनी अननोन वेक्टर्स आर देयर इन दिस सेट ऑफ इक्वेशंस? टू अननोन वेक्टर्स हैं। सो हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस आर नीडेड? इन दो अननोन वेक्टर को इन्वॉल्व करता हुआ कितने लीनियर इक्वेशन चाहिए? दो। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इज गिवन? तीन नहीं यार वासु, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं बेटा। ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी है, ये तो स्केलर है। ये वाला जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि दो अननोन वेक्टर मल्टीप्लाई हुए। एक ये एक। कितने लीनियर इक्वेशन चाहिए थे? दो। कितने गिवन है? वी आर गिवन ओनली वन लीनियर इक्वेशन, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन और बनाना है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सुटेबल नोन वेक्टर से क्रॉस करिए और एक लीनियर इक्वेशन और बनाइए। यहां पर इसमें क्रॉस करिए। इतना हिंट दे दिया मैंने। चलो अब सोचो, फटाफट सोचो जल्दी से। अगर आप अपने आप सोच जाएंगे तो फैंटास्टिक, नहीं है तो मैं तो आपको उसको करके बताऊंगा ही सॉल्व करके कि कैसे करेंगे। आपको क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है सो दैट एक लीनियर कॉम्बिनेशन x और y में क्रिएट करना है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद सम नोन वेक्टर। क्रॉस किससे क्रॉस किया बेटा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने a से क्रॉस किया। गुड। किस इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में a से क्रॉस किया, अच्छी बात है। अब सॉल्व कर लो, फिर हो गया, आपका आंसर आ गया। ऑलमोस्ट यू आर क्लोज टू द आंसर। थोड़ा सा एफर्ट मारो, आंसर आ जाएगा। क्विक। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a, यहां पर इस वेक्टर में a से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आएगा a क्रॉस x क्रॉस y इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो यहां से आएगा a डॉट वाई डॉट विद फार्दर टाइम्स लीनियर, तो a डॉट वाई टाइम्स x वेक्टर माइनस a डॉट x टाइम्स y वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, मतलब फोर्थ इक्वेशन। सो नाउ आई हैव फोर इक्वेशन ऑफ विच देयर आर टू लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन दो आ गए, एक ये आ गया और एक ये तो दिया ही होता। दो लीनियर इक्वेशन आ गए आपके पास में। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लीनियर इक्वेशन तो चलो बिल्कुल नोन है, बट ये लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा ट्रबल है। ये जो अननोन वेक्टर एक्स वाई हैं, इनके कोएफिशिएंट में भी अननोन है। तो यहां पर a डॉट एक्स तो 1 है, तो इसको हमने लिखा a, और a डॉट एक्स की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू तो हमें पता है 1 है, बट ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो टू फाइंड a डॉट वाई क्या करेंगे? सेकंड में a से डॉट ले लो, सेकंड इक्वेशन। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सिंस x प्लस वाई वेक्टर a वेक्टर है, तो आप a से डॉट ले लो तो आएगा a डॉट x प्लस a डॉट वाई इज इक्वल टू मॉड a का होल स्क्वायर। तो यहां से a डॉट x तो 1 है, तो a डॉट y की वैल्यू आ गई क्या? मॉड a का स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमारा ये इक्वेशन रिड्यूस हो गया। ये इक्वेशन क्या बना? ये इक्वेशन बन गया जी, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं,
ए डॉट वाई की जगह लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 1, मॉड ए का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिया सिंपली, टाइम्स एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन जो ऑलरेडी गिवन था वो था एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. अब ये दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन क्लियरली हो रहा है ना. एडिंग क्या ऐड करेंगे, फोर्थ को सेकंड में ऐड करो, तो सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा y वेक्टर गेट्स एलिमिनेटेड, तो आपको मिलता है a स्क्वायर टाइम्स x वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस ए क्रॉस बी, a वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर. तो यहां से x वेक्टर की वैल्यू आ जाती है क्या, वेक्टर a मतलब a कैप अपॉन a वेक्टर का मॉड ए वेक्टर बाई ए स्क्वायर है ना, प्लस यहां ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए कैप क्रॉस बी अपॉन मॉड ए. ये एक्स वेक्टर आ गया. और एक्स वेक्टर की वैल्यू से वाई क्या है, वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर. तो वाई वेक्टर इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया एक्स की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस ये पूरा a कैप अपॉन a माइनस a कैप क्रॉस b वेक्टर अपॉन a वेक्टर a. तो दिस इज y आ गया. इज दैट क्लियर? हेलो सभी लोग बताओ, सबको बात समझ में आ गई बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो भी मानो इसको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि केस 3 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ठीक है जी. तो वेक्टर इक्वेशन के सॉल्विंग में और कोई नई बात नहीं है, यही 3 सिचुएशंस आपके सामने आएगी. या तो स्केलर्स के लिए सॉल्व करना होगा, या तो सिंगल वेक्टर के लिए सॉल्व करना होगा, या तो मोर देन वन वेक्टर के लिए सॉल्व करना होगा. प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, आप क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हैं आप. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस फर्दर. हाँ जी, कैरी ऑन फास्ट. जैसे ही 9 बजता है ना, कुछ लोग का तो बिल्कुल नेटवर्क डाउन हो जाता है 9 बजे तक नेटवर्क सही रहता है और उसके बाद नेटवर्क अपने आप डाउन होता है, अपने आप लॉग आउट हो जाते हैं कुछ लोग तो. हाँ, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है जल्दी बताओ. एक लीनियर इक्वेशन है, फास्ट 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, रादर 2 मिनट से भी पहले आंसर आना चाहिए. क्या करेंगे? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? कौन बताएगा? वासु, यस सर. क्या सजेस्ट करो, क्या किया जाए? सर पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट लिख. किससे? किससे? हाँ, सर वेक्टर पहली बात तो ये समझो, ये XYZ स्केलर के लिए सॉल्व करना है बेटा. क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन किससे समझ के लो. आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो बहुत ही स्मार्टली हैंडल हो जाएगा अगर आप ठीक से दिमाग लगा के करेंगे तो. अदरवाइज तो
डॉट से तो हो ही जाएगा, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो एक मेथड तो जो प्लेन वाला मेथड था वो तो था ही कि ए से डॉट लोगे तो आएगा x टाइम्स a डॉट a प्लस y टाइम्स a डॉट b प्लस z टाइम्स a डॉट c इज इक्वल टू d डॉट a। ऐसे ही b से डॉट लोगे तो x टाइम्स a डॉट b प्लस y टाइम्स b डॉट b प्लस z टाइम्स c डॉट b इज इक्वल टू d डॉट b। c से लेंगे तो आएगा x टाइम्स a डॉट c प्लस y टाइम्स b डॉट c प्लस z टाइम्स c डॉट c इज इक्वल टू d डॉट c। अब यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y की वैल्यू होगी डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z की वैल्यू होगी डेल्टा 3 बाई डेल्टा, वेयर डेल्टा तुम्हारा जो है वो क्या है, वो है a डॉट a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c। जिसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो a b c इंटू STP a b c। याद है, a डॉट a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c। ठीक है, अब जब ऐसे डेल्टा 1 लिख लो, उसको भी STP के फॉर्म में लिख दो, डेल्टा 2 को भी, डेल्टा 3 को भी, तो आंसर यहां से भी फटाफट आ जाएगा। बट इसके अलावा तुमने कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कही, वो मुझे बहुत अपील करी। क्रॉस प्रोडक्ट में किससे लूं? जैसे अगर तुम्हें x निकालना हो, बड़ा इनोवेटिव तरीका सोचने का, देखो x चाहिए, मतलब अगर क्या मैं सुटेबल क्रॉस ले करके इसको एलिमिनेट कर सकता हूं क्या? तो ये Yes, sir. हाँ बताओ किससे? ये BC के प्लेन का वेक्टर, ध्यान से सोचो, YB प्लस ZC एक प्लेन ऑफ BC में लाई करने वाला वेक्टर है। अगर BC के परपेंडिकुलर, BC प्लेन के हाँ वेरी गुड, BC प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है B क्रॉस C से डॉट ले लो, तो टेक डॉट विद B क्रॉस C, टेकिंग डॉट विद B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B रिस्पेक्टिवली, एक एक करके देखते हैं। तो B क्रॉस C से डॉट लेके तो आएगा x टाइम्स A डॉट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C डॉट YB प्लस ZC, ये तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू D डॉट B क्रॉस C। तो यहां से आ जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो आया x इज इक्वल टू STP DBC डिवाइडेड बाय STP ABC। ये DBC है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। क्या आपका पहले मेथड से भी यही आंसर आता? यस, यहां से भी वही आता। कैसे? जरा डेल्टा 1 देखो, डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 होता है, यहां पर होता क्या, D डॉट A, D डॉट B, D डॉट C, D डॉट A, D डॉट B, D डॉट C कर दो यहां पर। अब आप देखो क्या मिलेगा। तो इसको जब ब्रेक करेंगे इस वाले को, तो क्या बनेगा? STP DBC इंटू STP ABC। देखो D डॉट A, D डॉट B, D डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C, D डॉट A, D डॉट ऐसे, इसको ऐसे कर लो, है ना? तो ये आ जाएगा। अब जब इसका इसका डिवाइड करोगे तो एक STP ABC कैंसिल हो जाएगा, तो DBC बाई ABC, यही आंसर आ जाएगा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा।
बट आप जरा देखो कि ये कितना मेहनत से आएगा, कितना परिश्रम करने के बाद आएगा, और आ भी गया डेल्टा 1 डेल्टा निकाल लिया, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तुमको कि दो एसटीपी को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, तो आप आने के बाद भी आंसर नहीं आएगा आपका, बट यहां पर सीधे आंसर आ गया। ऐसे y के लिए क्या करेंगे, c क्रॉस a से लेंगे, c क्रॉस a से तो y आ जाएगा, तो y क्या आएगा बता सकते हो, DCA STP DCA अपॉन ABC, एंड z क्या आ जाएगा, z a क्रॉस b से डॉट लेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, z CAB a क्रॉस b से a क्रॉस b डॉट c, या c डॉट a क्रॉस b, तो CAB अपॉन STP, सॉरी CAB नहीं, करके देख लेना, ये आ रहा है ऐसा, CAB और यहाँ DCA, तो STP DCA अपॉन STP ABC ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, एक ही बात है, ADC करो DCA करो, एक ही बात है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, तो डू यू हैव टाइम, डू वी हैव टाइम और इट इज अप, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ये वाला। फाइंड सोल्यूशन फॉर स्केलर एक्स वाई जेड। ABC 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो A क्रॉस बी, B क्रॉस C क्रॉस A भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, आई डोंट नो कि वो चार एक क्वेश्चन दिए थे, आपने किए कि नहीं किए, किए थे वो चारों क्वेश्चन। तो अगर STP ABC 0 है, 3 में डाउट है, एक तो मैं बता ही देता हूं, देखो STP A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A क्या आता है, तो इट इज एक्चुअली A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C, C क्रॉस A। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका तो आपको पता ही है, इट इज इक्वल टू A क्रॉस B ऐसे रहने दो, और इसको कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने बताया कैसे करते हैं ना, B क्रॉस C डॉट A, तो ये आ जाएगा B क्रॉस C डॉट A BCA डॉट विद फार्दर टाइम्स C वेक्टर माइनस BCC, BCC तो 0 ही हो जाएगा। तो एक्चुअली आएगा, देखो ये STP है बेटा, ये STP BCA है, इसका ध्यान रखना। तो A क्रॉस B डॉट C से डॉट, तो ABC आ जाएगा ना, तो ये BCA भी STP ABC होता, तो ये STP ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A का STP ABC के STP का स्क्वायर होता है। Therefore I can say that if ABC are non-coplanar, ABC linearly independent implies A cross B cross C and C cross A also linearly independent. And that is the reason any vector A can be written as x times A cross B plus y times B cross C plus z times C cross A. If A, B, C are independent, then they are also independent. ये तो मैंने बताया क्यों लिखा है ऐसा। अब कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो A को ऐसा लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, हाउ टू गेट एक्स। एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करें, तो y और z एलिमिनेट करें, तो डॉट ले लेते हैं किससे, y और z दोनों में c है, तो c से डॉट लिया,
taking dot product with C. क्या आया? A dot C is equal to X times STP ABC, है ना? A cross B dot C is CAB, CAB मतलब ABC, एंड ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई क्या? x इज इक्वल टू A डॉट C बाई STP ABC। ऐसे y क्या आ जाएगा बोलो? सिमिलरली अगर आप B से डॉट लेते हो, C के बजाय B से डॉट लेते हो, तो ये दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे और यहां B डॉट C क्रॉस A या C क्रॉस A डॉट B, तो BCA, तो यहां पर आएगा A डॉट B, तो y आ जाएगा A डॉट B, y नहीं Z आ जाएगा, Z आ जाएगा A डॉट B से डॉट लिया ना मैंने, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, तो Z की वैल्यू है A डॉट B अपॉन STP BCA या ABC। y के लिए क्या करेंगे? तो यहां A से डॉट ले लेंगे, तो A से डॉट ले लेंगे तो आएगा A डॉट A मॉड A का होल स्क्वायर बाई STP ABC। एंड देयरफॉर फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया? यहां से हमने कंक्लूड किया कि वेक्टर A कैन बी रिटन एज A डॉट C अपॉन STP ABC मल्टीप्लाइड बाई A क्रॉस B वेक्टर प्लस y की वैल्यू हमने निकाली मॉड A का होल स्क्वायर बाई STP ABC मल्टीप्लाइड बाई B क्रॉस C वेक्टर प्लस A डॉट B बाई STP ABC टाइम्स C क्रॉस A वेक्टर। तो इससे ये बात भी प्रूव होती है जो पहले कई बार बोली जा चुकी है कि एनी वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आगे मैं कोई क्वेश्चन अभी टेकअप करूंगा नहीं, इसको मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन करने के लिए स्क्रीनशॉट। पहले तो ये बताओ कि पिछले में कहां पर डाउट है, कौन से क्वेश्चन में डाउट था? इधर देखो जरा। हाँ जी, ये तो हाँ, इसके और पहले से कुछ ये तो हो गया, अभी जस्ट मैंने करके दिखाया। यस ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन प्रूव दैट A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आर नॉन कोप्लेनर। अभी जस्ट दिखाया, क्योंकि इन तीनों का STP ABC का होल स्क्वायर होगा जो कि नॉन जीरो है। तो ये हो गया था, यस सर ये हो गया था, सबका हो गया था ना? अच्छा जी, ये हो गया था कि नहीं? नहीं सर ये नहीं होता सर, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन आ गया था, दूसरी इक्वेशन नहीं बन रही थी इसमें। चलो देखते हैं, इसको देख लेते हैं, सभी लोग देख लो। आपने यही किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया अगर, तो आपको मिला ऐसा सर बी एंड सी का लीनियर कॉम्बिनेशन। A dot C into B, A dot C multiplied by B vector minus A dot B multiplied by C vector plus A dot B times B vector is equal to 4 minus 2 beta minus sine of alpha multiplied by B vector plus beta square minus 1 times C vector. Since BC are non-collinear, तो आप बोलेंगे since B vector and C vector are linearly independent, therefore B का coefficient, comparing the coefficient of B and C, comparing coefficient, हाँ, तो B का कोएफिशिएंट लेफ्ट में क्या है? A डॉट C प्लस A डॉट B, तो एक तो आ रहा है A डॉट C प्लस A डॉट B,
इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ रहा है 4 माइनस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा सी का कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो आ रहा है माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसके बाद क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है। और इंफॉर्मेशन इसमें कुछ ज्यादा दी नहीं हुई है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये सी डॉट सी ए इज इक्वल टू सी वेक्टर, मतलब ए और सी कोलिनियर वेक्टर है, ये दिया हुआ है। ए वेक्टर इज कोलिनियर टू सी। तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? सर इसमें ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी का स्क्वायर रख देंगे उसमें फर्स्ट इक्वेशन। चलो, मतलब या ऐसे बोलो कि यहां से एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि अगर हम लिखें तो सी डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट सी। आ रहा है कि नहीं? दोनों साइड सी से डॉट ले लिया तो इससे मेरे को दिख रहा है कि ए डॉट सी 1 है। ए डॉट सी 1 है, वो बात इसमें अगर डाल दो तो ए डॉट बी क्या आया, और ए डॉट बी की जगह बीटा स्क्वायर माइनस 1 डाल दो, ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसमें डाल दो तो हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट सी 1 है और ए डॉट बी की जगह 1 माइनस बीटा स्क्वायर डाल दिया, 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा। तो यहां से तुम्हारे पास आया क्या कि साइन अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा plus 2, and which is a very fantastic situation because it is beta minus 1 whole square plus 1 is equal to sine of alpha. Now it is an extreme value condition, आपने +1 में trigonometric equation में ये सब बातें पढ़ी हैं। This is always less than equal to 1 and this is always greater than equal to 1, so equality holds। कब? Equality holds if and only if दोनों 1 हो जाए, तो साइन अल्फा 1 हो जाए एंड बीटा, ये राइट साइड 1 तभी हो जब बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर 0 हो जाए, तो बीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो बीटा की वैल्यू 1 हो गया तो यहां से बीटा डिसाइड हो गया, बीटा इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा 1 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2। हो गया सॉल्व? हेलो, यस सर। तो यही था जी, नथिंग डूइंग, बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसमें बेसिक बात वही थी कि बी और सी नॉन कोलिनियर है, यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था और फिर यहाँ पर थोड़ा सा बस यही चीज थी जो ऑब्जर्व करनी थी, थोड़ा सा टर्न था, ट्विस्ट था। एनीवे इसके अलावा एक आध क्वेश्चन कोई और भी दिया था शायद, ये दिया था, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये 6ठा और 7वां, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। तो आई वुड से कि इसको फिर से ट्राई करना, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा फिर से। अब जो आपकी अगली क्लास होगी संडे को, संडे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, 3D। तो मैं 3D स्टार्ट करूंगा, लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन और अभी कुछ स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगा, उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इसको अभी भी ये 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए पेंडिंग है, आपने किए नहीं है, कर लेना। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है, जेई में दोनों पूछे जा चुके हैं। तो इट्स ओके बेटा, आज की क्लास को फिर यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूं। ये जो आगे है इसको मैं अभी क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उनको कर लेना। और आज एक डाउट सेशन हुआ था 3rd ग्रुप का, उसमें 4th, 5th, 6th एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे मैक्सिमम डिस्कस हो गए हैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। अगला डाउट सेशन जो आपका होगा लेवल 1 लेवल 2 पर, ठीक है। और अगर आप लेवल 1 लेवल 2 कर जाएंगे तो हम लेवल 3 भी शेयर कर देंगे, तो उसका डाउट होगा, वो लास्ट डाउट सेशन होंगे, आई थिंक अगले वीक में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो लेट मी क्लोज द कॉल हियर। वो कब शेयर करोगे लेवल 3? हाँ क्या?
लेवल 3 वाली कब शेयर करोगे? लेवल 3 वाली कब शेयर करूंगा? आज कर देता हूं, अगर आप कर चुके हो तो कर देता हूं आज। यस आज या कल तक शेयर हो जाएगी, कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी। सर, वो रिलेशन एंड फंक्शन वाली गेम भी शेयर कर दो। रिलेशन फंक्शन वाली गेम +1 वाली कि +2 वाली? सर +1 वाली। +1 वाली गेम रिलेशन फंक्शन की शेयर नहीं हुई है आपको, वो उस पे डाल दी गई है, ऐप पे डाली हुई है। ओके सर। ऐप के ऊपर में जाओ, वहां डाली हुई है, वहां से एक्सेस कर लो। आगे से सारा ऐप पर ही आपको गेम भी मिल जाएंगी, सारी सारी गेम, बुकलेट, असाइनमेंट सब ऐप के ऊपर में उसी सेक्शन में जाओगे वहीं पर मिल जाएंगी। अलग से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी आप देख लेना, अगर नहीं होगी तो बताना, तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ बेटा, डाउनलोड का ऑप्शन होगा उसमें, बिल्कुल होगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है।